आधा वर्ष मैं बागी दरवेश संयम आज फिर से लौट कर आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों को लेकर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल नया है, इस नए चमकती धूप की तरह या इस नए दिन की तरह। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप उसके नएपन को बरकरार रखेंगे और अपनी सोच में भी नयापन लेके आएंगे। मैं शुरू करता हूँ एक शेर से, फिर बाद में मैं उसके आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, हवाले दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये शेर मैंने क्यों कहा। शेर है कि ये कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं। वैसे आपको मालूम है कि कौन बनाते हैं और कौन बम नहीं बना सकते, लेकिन ये जाने कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं। इनसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। तो ध्यान रखें कि इस प्लेनेट अर्थ की इंसानी प्रजाति को छोड़कर कोई भी स्पीशी बम नहीं बनाती है। जुगनू रोशनी करता है, तितलियां फूलों पे मंडराती हैं, कुकून या कीड़े रेशम बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ बना सकता था, अफसोस की बात यह है, वो बम बनाते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ जो आप आज तक सुनते आए हैं, लेकिन वो हकीकत है। इस्लाम में एक फ़लसफ़ा है, वो है वहदत उल वजूद, या हिंदुइज़्म में एक चीज़ है उसको कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण जगत एक परिवार है या पूरा वजूद एक खानवादा है। ये आप सुनते आए हैं, लेकिन जो हकीकत ये है कि ये कोई जुमला फ़लसफ़ा या बात नहीं है, ये एक हकीकत है, ये फ़िलोसफी भी नहीं है, ये सच है कि जो पूरा विश्व है वो एक रंग से बटे हुए अनेक रंग हैं और हर रंग में उस एक चीज़ का रंग मौजूद है। ये बिल्कुल एक परिवार है। यहाँ तक कि चींटियाँ, जीवाश्म, ये भी उसी के अंग हैं और हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन हम इन चीज़ों को अलग करते हैं। चींटियों को, परिंदों को, जीवाश्मों को और एनिमल्स को, बाकी सब लोगों को हम सिर्फ होमो सैपियन या नस्ल इंसानी की बात करते हैं। नस्ल इंसानी तो बिल्कुल करीबी परिवार है। उसको समझना चाहिए कि वो एक तरीके से कपड़े पहनता है, खाता पीता है, बोलता है, उसका कोई कल्चर है। तो अगर आप परिंदों को भले ही परिवार ना माने, बिच्छुओं को परिवार ना माने, चींटियों को परिवार ना माने, लेकिन इंसान तो एक परिवार का हिस्सा है। अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मान ले एक पेड़ है, पेड़ की 1000 शाखें हैं, 1000 शाखों पर 1000 छोटी टहनियाँ हैं, छोटी टहनियों पे 1000 पत्ते हैं, 1000 पत्ते के किसी आखिरी पत्ते में आप मौजूद हैं। तो वो पत्ता समझे कि मैं यहाँ की छोर का पत्ता हूँ और बाकी इस जो पेड़ की दूसरी डाल की जो टहनी है वो पता नहीं कौन है, दूसरी डाल का पत्ता पता नहीं क्या है, कैसा है। पत्ता तो सिर्फ मैं हूँ जो छोर पर है और जो महकता है, चहकता है, जिसमें जीवन रस भरा हुआ है, जो जीवत है, जो जगमग है, जिसमें क्लोरोफिल है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो भले ही वो मंदबुद्धि पत्ता कितना ही सोचे कि मैं पता नहीं किस, उसे भले ही जड़ का नहीं मालूम कि जिस पेड़ की शाख का आखिरी छोर का तो पत्ता है, अरे उसकी कोई जड़ भी है, उसकी बाकी टहनियाँ भी हैं और वो भी तेरी तरह ही
अगर तू आम है तो आम है, और तू खास है तो खास है। तो ध्यान रखें, अगर आप इतना नहीं सोच पाते कि संपूर्ण जगत एक परिवार है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जानने वाले जानते हैं, हकीकत ये है कि संपूर्ण जगत एक परिवार है। आप भी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी नस्ल की टुकड़ी हैं, और ले के जो इनका जो ओरिजिन्स है वो एक है पूरे विश्व का। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि मैंने आपको जिक्र किया कि एक जड़ से निकला हुआ पेड़ का तना, तने की बिखरी हुई कई टहनियाँ, टहनियों में छोटी डालियाँ, डालियों में छोटी शाखें, शाखे में एक पतली टहनी, और टहनी पर लगे हुए कुछ पत्ते, और कुछ पत्तों में से आखिरी छोर के पत्ते आप, जो एक इंसान है। तो ये सोचता है कि अगर मैं दूसरी टहनी के पत्ते का नुकसान कर दूं तो मुझे क्या है, या मैं दूसरी टहनी के पत्ते को तोड़ दूं तो सिर्फ मैं रहूंगा। इसको कर्मा थ्योरी कहते हैं। जैसे ही इसने अपनी टहनी को दूसरे पत्ते की ओर उसे तोड़ने के लिए मोड़ा और इसने उसको तोड़ दिया, वैसे ही एक दूसरी टहनी का पत्ता यूँ सोचेगा कि अरे ये किस तरीके का पत्ता है, मैं इसको तोड़ दूँ। तीसरी का सोचेगा मैं इसको तोड़ दूँ, चौथी का सोचेगा मैं इसको तोड़ दूँ। ये आज तक नस्ल इंसानी की विडंबना है कि हम एक चीज़ में उलझे हुए हैं, और इस चीज़ में सबसे पिछड़ा जो देश है वो हिंदुस्तान है कि ये लोग बढ़ने को, सीखने को राज़ी ही नहीं है। ये लोग अपने कुकून में खुश हैं, और ना ही कैटरपिलर बनना चाहते हैं, ना ही तितली, और ना ही रेशम बनाना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ बम बनाकर खुश हैं, और बम से भी ये अगर इनको लगता है कि ये किसी के घर में बम फोड़ रहे हैं और ख़ुद तमाशा देख रहे हैं, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि किसी का घर भी किसी का घर नहीं है, वो अपना ही घर है। और ध्यान रखो कि जैसे ही तूने बम फेंकने के लिए किसी घर में अपना हाथ उठाया था, उसी वक्त तेरे को आगे देखते हुए लग रहा था कि तू किसी के घर में बम फेंक रहा है, लेकिन तुझे ये मालूम नहीं कि तेरे पीठ के पीछे भी तेरे घर की ओर किसी ने हाथ बढ़ाया ज़रूर होगा, और अभी तुझे धमाके की आवाज़ आने वाली है। आपको मैं एक एग्जाम्पल और देता हिंदुस्तानी विचारधारा का, कि हिंदुस्तानी किस विचारधारा की वजह से पिछड़ा है और बाकी देश किस विचारधारा की वजह से आगे है। हिंदुस्तानी आदमी की भ्रष्टाचार की शुरुआत उसके घर से होती है। यहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल निचले तलों पर पाया जाता है। ये धांधली की, भ्रष्टाचार की, गलत करने की शुरुआत अपने घर से करते हैं, और इनको ये नहीं पता कि बिल्कुल छोटे से छोटी की गई गलती और बड़े से बड़ा किया गया कुकर्म एक समान है। अरे तादाद का ही तो फर्क है तो गलत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता, वो ये है कि एक हिंदुस्तानी बस्ती थी जो सर्कल में थी। उसके पूरे घेरे के अंदर गोल गोल कुछ घर थे, और सबकी विचारधारा ये थी कि हमारा घर साफ होना चाहिए। तो और ये 365 डिग्री में एक दूसरे को घेरते थे, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे को जुड़ती है, क्योंकि संपूर्ण जगत एक परिवार है। तो जो हिंदुस्तानी आदमी के घर थे, ये अपने आप को बहुत साफ सुथरा समझते थे। तो एक पूरे सर्कल में, तो जैसे ही सुबह होती तो एक हिंदुस्तानी आदमी के दिमाग में आया कि मैं आज अपना घर साफ करूंगा और इसको चमका दूंगा, और सारा कूड़ा आज मैं समेट दूंगा। तो उसने अपना घर साफ किया, और जो उसका कूड़ा था वो आंगन में लाया, और दाईं ओर पड़ोसी के घर की तरफ
कर दिया कि मुझे क्या, मेरा घर तो साफ है, मेरा घर तो खिल रहा है और मेरे घर की सफाई हो गई, पड़ोसी जाए भाड़ में, हमें पड़ोसी से क्या लेना देना। और अपने घर में चला गया। फिर पड़ोसी उठा, पड़ोसी ने अपने घर की सफाई करी और अपना घर चमकाने की इच्छा रखी कि अपना घर तो साफ हो। और बाहर जब कूड़े को लाया तो बिना वो पिछला कूड़ा देखे जब अपने कूड़े को ला रहा था तो उस कूड़े के ऊपर उसने अपना कूड़ा डाल दिया और उसे लगा ये तो मेरे घर का कचरा है। और उसने सारा कूड़ा इकट्ठा करके अब सोचा कि अब मेरे घर के कचरे का क्या करूं, तो उसने अपनी दाई और दाई वाले पड़ोसी की तरफ डाल दिया कि मेरा घर तो साफ है, पड़ोसी से मुझे क्या लेना देना, जाए भाड़ में। फिर तीसरा पड़ोसी उठा, उसने सोचा मेरा घर तो साफ होना चाहिए, सुबह हो गई है, मैं सफाई करूं। फिर उसने अपने घर का कूड़ा इकट्ठा किया और उसने देखा मेरे घर के बाहर भी काफ़ी कूड़ा है, तो बिल्कुल कूड़े को इकट्ठा किया और फिर दाएं के घर में छोड़ दिया। दाएं वाला भी उसी तरह उठा, अपने घर की सफाई की, अपने आंगन में कूड़ा पाया और उसको दाएं वाले की तरफ मुंतकिल कर दिया। अब हुआ यूं कि सुबह से लेकर जब दोपहर का वक्त आया तो वो कूड़ा दाएं 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 उस गोल सोसाइटी में, सर्कल बस्ती में होकर उस पहले वाले घर की तरफ आया जिसने कूड़ा दाईं ओर, दाएं पड़ोसी की ओर सरकाने की शुरुआत की। उसने जब देखा अपने आंगन में आके दोपहर के वक्त, तो उसने पाया कि जो छोटे से कूड़े का ढेर उसने अपने पड़ोसी की तरफ मुंतकिल किया था या सरकाया था, वो ढेर अब बहुत बड़ा होकर उसके घर के सामने आकर उसके आंगन को दूषित कर रहा है और बदबू फैला रहा है। तो ये है एक हिंदुस्तान के आदमी की विचारधारा। वो बजाय किसी चीज़ का इलाज या इंतज़ाम करने की छोड़कर वो किसी चीज़ का जुगाड़ ढूंढता है जो कि एक कुछ वक्त का जुगाड़ होता है। जबकि इसके उलट चाइना, जापान या और बहुत से बाहरी देशों ने क्या किया, उनकी भी बस्ती बिल्कुल ऐसे सर्कल थी और सर्कुलर व्यवस्था में स्थापित थी। तो जब वो बाहर उठे और उन्होंने देखा हमारे घर के अंदर कूड़ा है, आज सफाई होनी चाहिए, तो उन्होंने सफाई करी। और जब देखा कि ये तो हमारे घर के सामने काफ़ी कूड़ा इकट्ठा हो गया, इसका क्या इलाज किया जाए, तो उन्होंने उस कूड़े को उठाया और घर से बाहर या काफ़ी दूर एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में डाल दिया। हिंदुस्तानियों आदमियों की जुगाड़ की बजाय उन्होंने एक इंसानी उन्नत दिमाग या एक इंसानियत भरा एक इंतज़ाम ढूंढा जो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद था और उसको एक गड्ढे में डाला ताकि वो कंपोस्ट हो जाए वो कूड़ा। फिर उसने जब वो घर लौटा तो उसने देखा उसका पड़ोसी भी उठ गया है और उसका पड़ोसी अपने घर की सफाई कर रहा है और कूड़ा इकट्ठा कर रहा है। तो उसने कहा कि तुम भी मेरी तरह उस सामने वाले पार्क में जो गड्ढा है उसमें अपने कूड़े को डाल दो, जिससे तुम्हारा घर भी दूषित नहीं होगा। और मैंने ये तरीका सोचा है कि उसमें गड्ढे से कूड़े को डालने से गड्ढा भर भी जाएगा और थोड़े दिन में वो कंपोस्ट हो जाएगा, ना तो यहाँ पर बदबू आएगी और हम सबका इलाज हो जाएगा और इस परेशानी से निकलकर हम कुछ दूसरा काम कर पाएंगे। उसने वो तरीका दूसरे वाले ने तीसरे वाले को बताया, तीसरे वाले ने चौथे वाले ने। ऐसे ही दोपहर तक पूरी सोसाइटी में सफाई हो गई थी और बाहर एक कंपोस्ट होने के लिए गड्ढा भर गया था। कुछ दिन बाद वो गड्ढा कंपोस्ट हुआ, उसमें खाद बनी। फिर इसी बस्ती के लोग, पहले घर वाला उस खाद को अपने घर में लेके आया और उसको अपने गमले में डाला। फिर उसने उसी खाद को अपने पड़ोसी को दिया और उसको गमले में डालने की गुजारिश करी।
फिर उस बगल वाले पड़ोसी ने अपने बगल वाले पड़ोसी को खाद का बताया और उसकी गुजारिश करी। फिर पूरे बस्ती में गमलों में खाद फैल गई। फिर ये फूलों के और फलों के बीज लेके आए और उन्होंने अपने उस गमले में डाला और अपने पड़ोसियों को बांटा कि ये एक अच्छा तरीका है और ऐसा होना चाहिए। कुछ दिन बाद पूरी बस्ती में, उस सर्कुलर बस्ती में एक बाग लग गया और उनके गमलों में फल और फूल लगने लगे। उसके बाद उन्होंने उन पे आए फलों को और फूलों को बेचना शुरू किया। पड़ोसी ने बेचने का इंतज़ाम अगले पड़ोसी को बताया और अगले पड़ोसी ने उससे अगले को। इस तरह कुछ ही दिनों में पूरी बस्ती में एक इंतज़ाम बन गया और वो आर्थिक व्यवस्था में बेहतर हो गए। उसके बाद उन्होंने तरह तरह की और नई टेक्निक ईजाद करी कि जिससे उनको सेल्फ डिपेंडेंसी मिल पाए और उनका समाज उन्नत बढ़े। इस तरीके से वो देश विकासशील देशों से विकसित हो गए और डेवलप्ड नेशन हो गए। उनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो गई। उन्होंने गरीबी मिटा दी। उन्होंने कुछ इनोवेटिव किया, उन्होंने कुछ क्रिएटिव किया और उन्होंने अपने समाज को, अपनी सभ्यता को, अपने देशों को बजाय किसी जुगाड़ के एक इंतज़ाम से चला दिया और बढ़ा दिया। लेकिन इसके उलट उस हिंदुस्तानी सभ्यता में, उस बस्ती में, पूरी बस्ती में कचरा रह गया, बदबू आने लगी, लोग बीमार पड़ गए, लोगों में झगड़े होने लग गए, परिवार में कलह हो गए, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया और वहाँ पर कोहराम मच गया। तो ये होती है एक समझदार आदमी की सोच और यही होती है एक बेवकूफ़ आदमी की गलत सोच। तो सब कुछ सोच का फ़र्क है। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले भ्रष्टाचार न्यूनतम स्थितियों से, जगहों से ख़त्म करें और अपने घर से किसी भी गलत चीज़ की शुरुआत ख़त्म करें और अच्छी चीज़ की शुरुआत शुरू करें और अच्छी चीज़ की नींव डालें, जिससे ये पूरा बाग फल फूल पाए। अपना घर का कूड़ा दूसरे के घर की तरफ करने से कुछ नहीं होगा। कूड़े के जुगाड़ की बजाय उसका इंतज़ाम किया जाना चाहिए कि इसका सही मानों में तरीका क्या है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी और मैं आपको एक आखिरी चीज़ पे छोड़ के चल देता। वो ये है कि इस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के सिवाय कोई अपनी नदी को माँ नहीं कहता। हिंदुस्तान में गंगा नदी को माँ, देवी या जीवनदायिनी की उपाधि है, आज से नहीं, युगों युगों से। लेकिन इसके बावजूद भी कि कोई बाहर का देश अपनी नदियों को देवी माँ या अपना जीवन स्रोत नहीं मानता, उस सब के बावजूद भी वो नदी को नदी के तौर पर लेते हैं। फिर भी उनकी नदियाँ बिल्कुल साफ़ है, पीने लायक हैं, दूषित नहीं है। लेकिन जिस सभ्यता में उनकी नदियाँ देवी हैं, उन्होंने उसको दूषित कर रखा। तो मैं चाहता हूँ कि ये विचारधारा बदले और आप नदी को भले ही देवी की तरह ना ले, नदी की तरह ले, लेकिन उसका बर्ताव आप उससे देवी की तरह करें। कि भले ही बाहर के देश अपनी नदियों को देवी नहीं कहते, लेकिन उनका बर्ताव उनसे देवी देवताओं जैसा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ ज़बान तक नहीं रह जाएं कि हम नदी को देवी मानते हैं। आप नियत से उसको देवी समझें। आज का पैगाम इतना ही। उम्मीद है आप कुछ तब्दीली लाएंगे, क्योंकि जो तब्दीली की शुरुआत है वो कोई बहुत बड़े स्तर से नहीं होती। निम्नतर स्तर से तब्दीली ऊंचे से ऊंचे स्तर बदल देती। उम्मीद है आप बदलेंगे।